हेलो साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके और अपने यूट्यूब चैनल नमस्ते आईटीआई पे। तो मैं आशा कर रहा हूं कि इसके पीछे की क्लास आप लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और देख भी रहे होंगे। आज की ये थर्ड क्लास है। इसके पीछे क्लास 1 क्लास 2 प्लेलिस्ट में तैयार है, उसको जा कर के आप लोग वॉच करिए स्टार्टिंग से, क्योंकि अगर बीच से कोई भी चीज़ स्टार्ट की जाती है तो समझ में नहीं आती है। तो ऐसा लगता है कि भाई टीचर सही नहीं है ना, तो टीचर से ट्यूनिंग बनाइए, स्टार्टिंग से क्लास को एंजॉय करिए। प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट में जाइए चैनल के अंदर, वहां से पूरा स्टार्टिंग से पूरे लेक्चर्स को वॉच करिए, देखिए। बाकी अगर और भी कुछ डिमांड है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, टेस्ट सीरीज की, किसी एग्जाम के प्रिपेयर करने के लिए नोट्स चाहिए आपको, उसके लिए हमारा एप्लीकेशन की लिंक नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लेना। वहां पे आपको सारा चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मैं अभी दे दूंगा, वहां पे आप हमसे व्हाट्सएप पे बात भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है अगर तो। बाकी क्लास को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल से जुड़ें और लोगों को जोड़ें, जिससे कि आरएसी की क्लास मैं चला पाऊँ, है ना। इसके पहले मैं एक अदर यूट्यूब चैनल है हमारा, वहाँ पे ठीक ठाक बच्चे हैं, बट वहाँ पे अलग ट्रेड की क्लासेस चल रही थी, इसलिए मैंने आरएसी ट्रेड के लिए सिर्फ एक बच्चे के कहने से मैंने एक अलग चैनल ही स्टार्ट किया है। तो ये आपका उत्तरदायित्व है कि अब आप इसको आगे बढ़ाएं। तो इसके पीछे वाली क्लास में हम लोगों ने प्रेशर के बारे में पढ़ा था, है ना। लास्ट टॉपिक हमारा क्या था, दाब के बारे में, जहां मैंने एक आपको ग्राफ के द्वारा बताया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ऑब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। ऑब्सोल्यूट मतलब परम दाब के बारे में बताया था हमने। एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडलीय दाब के बारे में बताया था। फिर गेज प्रेशर के बारे में बताया था, वो गेज पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है, हमने आपको ये भी बताया था। और जब वो नेगेटिव होगा तो उसको हम लोग वैक्यूम बोलेंगे, है ना। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी। उसके बाद आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, ऊष्मा और तापमान। अब ऊष्मा और तापमान हम ऐसा नहीं कि क्लास 9th और 10th की पूरी हीट और टेम्परेचर हम लोग पढ़ेंगे, नहीं। जो आपके यूज का है इस ट्रेड में, आरएसी में, एसी में, फ्रिज में, जो भी ऊष्मा, क्योंकि ऊष्मा तापमान यही दो चीज से आपको खेलना है, तो जितना यूज है, और मैं आशा करता हूं कि इसके अलावा जो बाहर की जानकारी है वो आप लोग पढ़ के आए होंगे, 9th 10th आपने किया ही होगा। तो जितना ज़रूरत का है वो मैं बताऊंगा, उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे स्विच करेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। और कल हमने दाब के बारे में बताया था आपको, है ना, प्रेशर के बारे में बताया था, दाब। तो उस दाब को पढ़ने के बाद हमने देखा कि अलग अलग, जैसे कि एटमॉस्फेरिक हो गया, वायुमंडलीय दाब हो गया यानी कि, और एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया, गेज प्रेशर हो गया। तो देखिए, उसको मेजर करने के लिए कुछ डिवाइसें बनी हैं, तो हो सकता है शायद आपसे नाम पूछ ले, तो वो मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। अगर देखिए, अगर प्रेशर आपको मेजर करना है, प्रेशर आपको मेजर करना है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब अगर आपको मेजर करना है, यहाँ पे मैं एटीएम लिख रहा हूं, इसका मतलब एटीएम पैसा वाला नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। अगर इसको मेजर करना है तो हमारे पास, जैसा कि आप सब जानते हैं, बैरोमीटर है ना, बैरोमीटर है भाई। अगर आपको गेज प्रेशर मेजर करना है, गेज प्रेशर यानी कि गेज दाब, है ना, तो आप जानते हैं कि बॉर्डन गेज आपके पास है, बाकी इसके अलावा मैनोमीटर भी होता है, उससे भी आप गेज प्रेशर मेजर कर सकते हैं, है ना। तो क्या है बॉर्डन गेज। अब इसी दो चीज का आपको काम है ना। बॉर्डन गेज के बारे में आप खूब पढ़ेंगे, क्योंकि आपको प्रेशर मेजर करना होगा कि जो आपकी रेफ्रिजरेटर में या एसी में जो गैस भरी जाती है उसका प्रेशर आप मेजर करेंगे, तो इस बॉर्डन गेज से मेजर करेंगे। और एटमॉस्फेरिक को तो आपको जानना ही, क्योंकि हमारे वायुमंडल का दाब जो है वो कैसे मापा जाता है, तो वो बैरोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। ये दो चीजें आपसे पूछा जा सकता है, तो ये हमने चर्चा कर ली। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है सर, वो है हीट यानी कि ऊष्मा, है ना। अब ऊष्मा को हम लोग एक लाइन में क्लासिफाई करें तो क्या है, एनर्जी दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी एज द रिजल्ट ऑफ द डिफरेंस इन टेम्परेचर। ऊष्मा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है भाई, एक प्रकार की, एक प्रकार की ऊर्जा है ना, जो कि क्या कर रहा है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, किसके डिफरेंस के द्वारा, तो वो हो रहा है तापमान के डिफरेंस के द्वारा। अगर तापमान का अंतर है
है ना। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस है, कहीं पर टेम्परेचर हाई है और इस हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में आपकी हीट आ रही है ना, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस के द्वारा ही आपकी हीट जो है वो ट्रांसफर हो सकती है। इसके अलावा और भी डिवाइसें हैं ज़बरदस्ती हीट ट्रांसफर करवाने की, जो कि आगे आपकी पूरी ट्रेड ही है उसमें, है ना। उसको क्लासियस सर ने बताया था, उसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन ये क्या है, एनर्जी दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर एज द रिजल्ट ऑफ अ डिफरेंस इन टेम्परेचर, है ना। यानी कि तापमान के परिवर्तन के द्वारा जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रकार की ऊष्मा ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊष्मा ऊर्जा में स्थानांतरित कर रहे हैं। इफ टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर आर ब्रॉट टुगेदर एनर्जी इज ट्रांसफर, है ना। अगर दो बॉडी अलग अलग टेम्परेचर पे हैं तो वहां पे ऊर्जा का स्थानांतरण होना फिक्स है, और जो ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, जो ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है वो ऊर्जा क्या होगी, आपकी हीट होगी, है ना, ऊष्मा होगी। क्लियर है, हिंदी इंग्लिश दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये क्या है, ऊष्मा हो जाएगी। अब देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए हीट फ्लो हो रहा है फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, है ना। कोई गर्म बॉडी है, हॉट यानी कि यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है, अब यहाँ का जो है आपकी ऊष्मा निकल के कहाँ पे जाएगी, कूल बॉडी में जाएगी, है ना, कूल बॉडी में जाएगी। ये बात हो गई भाई ऊष्मा की। ऊष्मा क्लियर हुआ, ये है आपकी ऊष्मा। ऊष्मा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है ना, इसीलिए इसका अभी आप, चलिए आगे देखते हैं। ऊष्मा के यूनिट, है ना, ऊष्मा का मात्रक, क्या होता है, तो इसका व्यवहारिक मात्रक जो होता है, व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है ना, कैलोरी होता है। अब हमने एक लाइन बोली थी कि ऊष्मा क्या है, ऊर्जा का ही रूप है, एक प्रकार की ऊर्जा है। तो इसके पहले हम लोग ऊर्जा पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैंने आपको ऊर्जा पढ़ाया था, क्योंकि एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। तो ऊर्जा का मात्रक आपने वहां पे क्या देखा था, तो वहां पे आपने देखा था जूल, है ना। तो ये है जो है आपकी, ये इसकी यूनिट हो जाएगी जूल। व्यवहारिक मात्रक कैलोरी भी होता है, तो कभी ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि कैलोरी में आ जाएगा। आगे आप लोग जब हीट कैलकुलेट करोगे, अपने रेफ्रिजरेटर में कितना वर्क आउटपुट निकला, कितना आपने हीट इनपुट दिया, तो वहां पे कैलोरी और जूल संबंधित टर्म आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपका जो है यूनिट हो गया। अब ये जो हीट है, ये हीट जो है वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है, ऊष्मा के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, टाइप हो सकते हैं। कौन कौन से, तो ऊष्मा दो प्रकार की होती है ना, दो प्रकार की। पहला कौन सा है, गुप्त ऊष्मा, ये सब आपने पढ़ा होगा, गुप्त ऊष्मा। और दूसरा आपका क्या है, सेंसिबल हीट, है ना। या ऊष्मा, इसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट, इसको हम लोग बोलते हैं सेंसिबल हीट, है ना। यानी कि जिसको महसूस किया जा सके, और ये क्या है, जिसको महसूस ना किया जा सके। इसको समझते हैं क्या है, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा को समझने से पहले थोड़ी सी एक थ्योरी को हम लोग समझेंगे। आपके पास एक कंटेनर में पानी भरा हुआ है ना। उस वाटर को, है ना, उस वाटर को, ये क्या है, लिक्विड है, इस लिक्विड को आपको हीट देना है। जब आप इसको हीट देंगे, जब आप इसमें ऊष्मा देंगे, तो ये क्या होगा, गैस में परिवर्तित होगा। अब जैसे मान के चलिए कि आपके पास 90 डिग्री का जो है वो पानी का टेम्परेचर है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको पता है कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है ना। अब देखिए, 90 से 100 तक पहुंचाने के लिए हमने इसमें कुछ और हीट दी, है ना, कुछ और हीट दी, तब ये कहां पहुंच गया, 90 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया। तो 90 से 100 तक पहुंचने के लिए जो हमने इसको हीट दी है, जो हमने इसको ऊष्मा दी है, वो क्या है, महसूस करने लायक है। उसको आप छू करके महसूस कर सकते हैं कि 90 था, अब 100 हो गया। जैसे पानी को अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो पानी को छू कर आप बता देंगे कि अब ये ठंडा है। 10 डिग्री है, फिर 90 तक पहुंचेगा, तब भी आप बता पाएंगे कि ये ठंडा है। अब मान चलिए कि 90 से लेकर के हमने 100 तक पहुंचा दिया, कुछ जो है डीक्यू हीट दे करके, कुछ ऊष्मा दे करके। इसके बाद फिर हमने क्या किया, फिर से इस 100 डिग्री, अब ये 100 क्या है, अभी वाटर है ना,
अब इस 100 डिग्री वाटर को हमने फिर से कुछ हीट दी, तो अब ये किस में कन्वर्ट होगा, 100 डिग्री स्टीम में। 100 डिग्री स्टीम में। अब आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने 100 डिग्री यहाँ भी था आपका टेम्परेचर वाटर का, पानी का, और 100 डिग्री तापमान यहाँ भी है, तो फिर भी आपने ऊष्मा दी, तो ये ऊष्मा गई कहाँ, है ना। ये ऊष्मा क्या हुई, तो ये ऊष्मा क्या किस रूप में हो गई, आपकी गुप्त रूप में हो गई, यानी कि छुपी हुई ऊष्मा है ये दिख नहीं रही, इसको आप पहचान नहीं सकते, ऐसे आप समझिए। तो यहां से 90 से 100 तक पहुंचने के लिए जो हमने ऊष्मा दी, उसको आप छू करके महसूस कर सकते हैं, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसिबल हीट, यानी कि संवेदी ऊष्मा आप कह सकते हैं इसको। और फिर इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर को हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड के स्टीम में कन्वर्ट किया, तो तापमान तो उतना ही, अगर कोई छुएगा तो 100 डिग्री यहां भी उसको पता चलेगा, 100 डिग्री वहां भी पता चलेगा, तो इसको छू करके नहीं महसूस किया जा सकता, इसलिए क्या हो जाएगी, ये गुप्त ऊष्मा हो जाएगी, है ना। गुप्त का मतलब ही क्या होता है, छुपा हुआ, ये हो गई सर गुप्त ऊष्मा। तो एक बात यहां से क्लियर है कि गुप्त ऊष्मा जो होती है वो किसी भी सब्सटेंस का फेज चेंज करने में, अवस्था को परिवर्तित करने में यूज की जाती है। वहीं पे जो हमारी सेंसिबल हीट होती है वो टेम्परेचर को चेंज करती है ना। वो टेम्परेचर में डाउन कर सकती है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकती है, लेकिन फेज चेंज नहीं करेगी। अगर फेज चेंज करना होगा तो आपको क्या देना पड़ेगा, लेटेंट हीट देना पड़ेगा, यानी कि गुप्त ऊष्मा देना पड़ेगा। इसको एक छोटा सा एग्जांपल से और समझते हैं। ये तो हमने गैस का लिया, अब ये जो है वो बर्फ है, अगर आपके पास क्या है, बर्फ है, मान के चलिए -40 डिग्री पे, है ना। ये क्या है, बर्फ है, इसको आपने गर्म किया, है ना, DQ दिया आपने, इसको आपने हीट दी। अब ये किस में कन्वर्ट हुआ, आपका 0 डिग्री बर्फ में, 0 डिग्री बर्फ में कन्वर्ट हो गया ये। अभी यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि यहां पे ऊष्मा दिया आपने, तो ये 40 से कहां आया, 0 डिग्री पे आया। तो इसको तो आप महसूस कर सकते हैं ना, इसको तो मेजर किया जा सकता है, छू करके किसी न किसी तरीके से एहसास हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे पहले ज़्यादा ठंडा था, फिर हमने इसको और हीट दी तो ये क्या हो गया, कम ठंडा हो गया। लेकिन इसके फेज में अभी कोई चेंज नहीं हुआ है, बर्फ यहाँ 40 पे भी था ये, और बर्फ अभी ये 0 पे भी है। अब इस 0 के बाद जो फिर से हम लोग हीट देंगे, डियर क्या देंगे, फिर से जब हम लोग हीट देंगे तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो गया। अब ये पानी में बदल गया, तो यहां पे आप क्या देखेंगे कि अब हमने, टेम्परेचर आपका सेम है लेकिन फिर भी हमने कुछ हीट दी है। अब वो हीट किसमें बदल दी है, इसको, इसके फेज को चेंज कर दी है। पहले ये सॉलिड था, अब ये क्या बन गया है, लिक्विड बन गया है। पहले ये ठोस था, अब ये क्या बन गया है, द्रव बन गया है। पहले ये बर्फ था, अब क्या है, ये पानी बन गया है। लेकिन तापमान का परिवर्तन 0 है ना। इसमें आपने टेम्परेचर का चेंज नहीं किया है, यानी कि पूरी की पूरी जो हमने हीट दी इसको, वो उसके फेज चेंज करने में खपत हो गई, ऐसा आप कह सकते हैं। इसको एक सीधे से सिंपल से ग्राफ से यहाँ पे बताया गया है। अगर सॉलिड से, है ना, सॉलिड को हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड पे लेके आते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। इस टर्म को याद रखिएगा, आगे इसका यूज होगा। और वही लिक्विड को हम लोग किस पे लेके आते हैं, सॉलिड में लेके आते हैं, तो उसको हम लोग फ्रीजिंग बोलते हैं। क्या, देखिए, यही सॉलिड से अगर हम लोग लिक्विड गए तो वो हो गया मेल्टिंग, यानी कि मेल्ट कर गया, पिघल गया। भाई ठोस है कोई चीज, है ना, कोई आपके पास लोहा का टुकड़ा है, उसको आप गर्म करके पिघला देंगे तो उसको क्या बोल देंगे, ये पिघल गया। तो पिघलना मतलब मेल्टिंग हो गया, मेल्ट हो गया, है ना, वो पानी बन गया, बर्फ। अब अगर उस पानी को फिर से हमको बर्फ बनाना हो तो हम क्या कहेंगे कि जम गया। आप जनरली फ्रिज में भी तो यही बोलते हैं कि बर्फ जमा देना है ना, पानी जम करके अब बर्फ बन गया है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये फ्रीजिंग हो जाएगा। अब ये पानी है, इस पानी को आपने गैस बना दिया ऊष्मा दे करके, तो इसको हम लोग वेपराइजेशन बोलेंगे। और जब उस गैस को वेपराइज हो गया है, गैस है, उसको फिर से हमने क्या किया, पानी बनाया, उसको हम लोग कंडेंशन बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे, यानी कि संघनन बोलेंगे। जैसा कि आप लोग खाना बनाते समय ऊपर अपने कुकर के आसपास देखते होंगे कि भाप जो है ऊपर जा करके चिपक करके संघनित होकर बूंद के कण बन गई है। तो ये क्लियर हुआ। अब देखिए, ये तो स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन हुआ, हमने सॉलिड से लिक्विड में चेंज किया, लिक्विड से हमने गैस में चेंज किया। अगर यही कंडीशन सॉलिड से हम डायरेक्ट क्या कर पाए, सॉलिड से हम डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर पाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, जिसको आप लोग ऊर्ध्वपातन के नाम से समझते हैं, है ना। ये क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन। कहां पे, यानी कि ठोस से कहां गया भाई, ये डायरेक्ट पहुंच गया आपके गैस में।
यानी कि लिक्विड का बीच में लोचा ही नहीं हुआ, सीधा सीधा आपने सॉलिड से कन्वर्ट कर दिया गैस में। वहीं पे है ना, वहीं पे अगर आपने गैस को सीधा सॉलिड में डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड का बीच में कोई रोल नहीं आया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिपोजिशन बोलेंगे। ये टर्म्स हैं कुछ, इनको याद रखिएगा, मैं जो बोल रहा हूं उनको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ये चीजें आपके काम की होने वाली हैं। अब देखिए, एक प्रेशर और टेम्परेचर, एक टेम्परेचर और एनर्जी का हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। एक टेम्परेचर और एनर्जी का हम लोग ग्राफ बनाते हैं। अब ये एनर्जी क्या है, ये वही हीट एनर्जी है ना, वही हीट एनर्जी। हमने बताया ना कि ऊष्मा क्या है, आपकी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो इसको हम लोग प्लॉट पे खींचते हैं, तापमान और ऊर्जा पे। तो देखिए यहां पे जैसे जैसे, यानी कि तापमान, हम ऊपर जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा, और इधर जाएंगे है ना तो क्या बढ़ेगा, आपकी ऊष्मा यानी कि एनर्जी बढ़ रही है। तो आपने क्या देखा कि यहां पे पहले यहां से सॉलिड कोई रखा हुआ था, यहां पे आपने धीरे धीरे है ना, धीरे धीरे आपने टेम्परेचर भी बढ़ाया, क्योंकि यहां पहुंच गया आपका टेम्परेचर। पहले यहां 0 डिग्री सेंटीग्रेड था है ना, ये मान के चलिए आपका क्या है, 100 है, ये क्या है, 0 है। तो पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, अब कहां पहुंच गया है आपका टेम्परेचर, अब पहुंच गया है आपका यहां, है ना, मान के चलिए पहुंच गया है आपका यहाँ पे 100, इसको 1000 मानते हैं। अब यहाँ पे 100 पे पहुंचा जैसे ही, तो अब क्या होगा, ये तुरंत क्या करेगा, ये फ्रीज करेगा है ना, मेल्ट करेगा। पहले यहाँ पे सॉलिड था, ये क्या करेगा, आपका मेल्ट करेगा, यानी कि अब पिघलेगा। तो अब देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, एकदम सीधी लाइन जा रही इस ग्राफ में। क्यों सीधी लाइन जा रही है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ फेज चेंज हो रहा है, और एनर्जी लगातार हम लोग देते ही चले जा रहे हैं, इसलिए सिर्फ एक दिशा में जो है आपका ग्राफ बढ़ रहा है। उसके बाद क्या होगा, अब उसका फेस चेंज हो गया, अब फिर हमने अगर उसको हीट दी तो क्या हो जाएगा, उसका तापमान भी बढ़ेगा, यानी धीरे धीरे ऊपर भी जा रहा है वो और उधर भी जा रहा है, यानी दोनों चीजें बढ़ रही हैं। फिर हम लोग आगे जाएंगे तो ये आपका जो लिक्विड है, पानी है, अब ये गैस में कन्वर्ट होगा, तो ये फेज चेंज की प्रक्रिया ये यहाँ है और ये यहाँ है। जिस टाइम पे क्या होता है, तापमान कांस्टेंट है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तापमान आपका नियत है ना। तो मैं आशा करता हूं कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बहुत ज़्यादा डेप्थ में मैं जाने की कोशिश नहीं किया हूं, जो चीज़ें आपके काम की हैं सिर्फ मैंने वही बताने की कोशिश की है। अब समझते हैं गुप्त ऊष्मा को, है ना। अब समझिए गुप्त ऊष्मा को, इसकी परिभाषा लिख देते हैं, या आप लोग खुद भी बना के लिख सकते हैं। वह ऊष्मा जो की अवस्था परिवर्तन में खर्च हो, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किताबी भाषा में ही कोई थ्योरी लिखें, बस आपके चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि वह ऊष्मा जो सब्सटेंस की फेज परिवर्तन में जो है वो खर्च हो रही है, वो आपकी क्या कहलाएगी, आपकी गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। अब ये गुप्त ऊष्मा भी 3 प्रकार की हो सकती है ना, जैसे कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आपने इस ग्राफ में देखा कि यहाँ पे है ना, यहाँ पे हमने क्या दिया, यहाँ पे लेटेंट हीट दिया, यानी गुप्त ऊष्मा दिया, जहाँ पे फेस चेंज हो रहा है। तो जो फेस चेंज हो रहा है उसी के नाम से उस गुप्त ऊष्मा का नाम रख दिया गया। जैसे आपने सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे उसको मेल्टिंग बोलेंगे, है ना। वहीं पे अगर हम लोग लिक्विड से गैस में जा रहे हैं तो उसको वेपराइजेशन बोलेंगे, इसीलिए इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोल दिया जाता है। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन बोल दिया जाता है, यानी कि ऐसी गुप्त ऊष्मा जो कि कंडेंसेशन कर रही है, ऐसी गुप्त ऊष्मा जो कि वेपराइजेशन कर रही है, ऐसी गुप्त ऊष्मा जो कि फ्रीजिंग कर रही है ना। ये क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट के जो है आपके अलग अलग टाइप्स हो जाएंगे। इसी ग्राफ पे आप इसको देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी गुप्त ऊष्मा हो जाएगी भाई, ठीक है। सेंसिबल क्या है, जब किसी पदार्थ में ऊष्मा ऊर्जा दी जाती है तो उसके तापमान में परिवर्तन करने वाली ऊष्मा सेंसिबल हीट कहलाती है ना।
सेंसिबल हीट कहलाती है। क्लियर हुआ इतना बात? यही यही दो थ्योरी बताने के लिए हमने उतना बड़ा आपको ग्राफ समझाया, उसकी ज़रूरत भी आपको आगे पड़ने वाली है, ठीक है। इसकी नोट्स प्रॉपर आपको मिल जाएगी। यूनिट्स ऑफ हीट, हमने कैलोरी देखा, जूल देखा, उसके अलावा भी कुछ यूनिट होती हैं, जैसे सेंटीग्रेड हीट यूनिट है ना, ये क्या है? सेंटीग्रेड हीट यूनिट। अब सेंटीग्रेड हीट यूनिट क्या कह रहा है कि अगर 1 पाउंड आपके पास पानी है ना, 1 पाउंड आपने पानी लिया, उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपका तापमान बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा आपको खर्च करनी पड़े, है ना, जितनी ऊष्मा आपको लगानी पड़े, जितनी ऊष्मा उसको देनी पड़े, वो क्या कहलाएगी? आपकी CHU कहलाएगी, सेंटीग्रेड हीट यूनिट कहलाएगी। समझ में आया? लिख देता हूं, तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा दी जाती है उसे CHU यानी कि सेंटीग्रेड यूनिट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, 1 सेंटीग्रेड हीट यूनिट बराबर कैलोरी में अगर इसको हम लोग मेजर करें तो 453.6 कैलोरी के आसपास होता है। ये वैल्यू आपसे पूछा जा सकता है या न्यूमेरिकल में आगे आपको जरूरत पड़ेगी इसकी जब आप हीट कैलकुलेट करोगे। तो 1 सेंटीग्रेड हीट यूनिट की जो वैल्यू होती है वो कैलोरी में कितना होती है? 453.6 कैलोरी। ये हो गया है ना, ये हो गया आपकी पहली यूनिट, क्या? सेंटीग्रेड हीट यूनिट। इसके अलावा और आप देखते होंगे ब्रिटिश थर्मल यूनिट, है ना, इसको क्या बोलते हैं? BTHU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या है? 1 पाउंड पानी के तापमान को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए दी जाने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं? ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। ठीक है, अब ये एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट को हम लोग कैलोरी में कैलकुलेट करें तो ये 252 कैलोरी होता है ना। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर, अब अगर आपसे पूछे तो 252 कैलोरी। एक सेंटीग्रेड हीट यूनिट बराबर आपसे पूछे तो होता है 453 कैलोरी या 453.6 कैलोरी भी आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि जरूरत पड़ेगी इसकी, है ना। ये क्या हो गया? कुछ डिफरेंट यूनिट हो गई आपकी हीट की, ऊष्मा की, है ना। ऊष्मा, हीट का मतलब ऊष्मा है, अब इतना बार तो बता चुके हैं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या आता है? आपका तापमान आता है ना। तो ऊष्मा और तापमान में बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन तापमान को आप सीधा सा ये समझिए कि टेम्परेचर रेफर टू द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी, है ना। टेम्परेचर क्या करता है? किसी बॉडी के ठंडे या गर्म होने का जो है वो एहसास बताता है ना। रेफर करता है क्या? हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, है ना। तो लिखिएगा इसको, तापमान किसी बॉडी के ठंडे या गर्म होने का एहसास है। ठीक है, तापमान क्या है? किसी बॉडी के ठंडे या गर्म होने का एहसास है। इसको मेजर करने के लिए हमारे पास अलग अलग प्रकार के थर्मोमीटर हैं, या अगर आपको बहुत ज्यादा मेजर करना है, 1 मिनट, आप लोगों को फोन नंबर देना भी किसी खतरे से खाली नहीं है ना, कभी भी फोन आ जाता है। तो ठीक है, क्या है? मैं कहाँ था? तापमान किसी
बॉडी के ठंडे या गर्म होने का एहसास होता है। इसको मेज़र करने के लिए अलग अलग हमारे पास डिवाइसेस होती हैं तापमान को मेज़र करने के लिए, जैसे कि आपका थर्मोमीटर हो गया। थर्मोमीटर हो गया जो कि कम तापमान को मेज़र करने के लिए है, और पायरोमीटर जो कि आपका हाई टेम्परेचर मेज़र करने के लिए है। उच्च तापमान के लिए, है ना, कम तापमान के लिए। और ये क्या हो जाएगा आपका पायरोमीटर उच्च तापमान के लिए, क्योंकि थर्मोमीटर में जो पारा भरा होता है उसका जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो वेपराइज हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, पायरोमीटर यूज़ करना पड़ेगा। अब ये जो थर्मामीटर आप देख रहे हैं, ये थर्मामीटर भी अलग अलग प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, किसी डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो आपके बॉडी का टेम्परेचर, आपको बुखार है या नहीं ये मेजर करने के लिए कई बार फ़ारेनहाइट देता है, कई बार सेंटीग्रेड देता है। तो ये दो थर्मामीटर तो आपने देखा ही होगा। जैसे आपने देखा होगा कि बुखार आपको 38 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, ऐसा तो आपने सुना ही होगा। कितना है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आप डिग्री सेंटीग्रेड नहीं भी सुनते होंगे तो बोलता होगा डॉक्टर कि 38 है, 39 है ना। कभी कभी आप लोग सुनते होंगे कि 99 है बुखार, तो समझ में नहीं आया आपको कि इतना ज़्यादा वेरिएशन क्यों आ रहा है, क्योंकि ये अलग अलग थर्मामीटर हैं। तो इनके बारे में समझते हैं हम लोग। स्केल ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट, है ना, स्केल ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट के जो अलग अलग स्केल हैं उसके बारे में समझते हैं हम लोग। देखिएगा ये स्केल बना कैसे, सबसे पहले इसको समझिएगा। एक हम लोग जो है एक पट्टी लिए, ठीक है, और एक कंटेनर में हम लोगों ने क्या रखा, बर्फ का टुकड़ा रखा। अब इस बर्फ के टुकड़े को हम लोग गर्म करना स्टार्ट किए। गर्म करते करते कहां पे ले गए, इसके बॉइलिंग पॉइंट तक, जहां तक क्या ना हो जाए, ये वाष्प ना बन जाए। बॉइलिंग पॉइंट पर इसको हम ले गए और यहां पे क्या था आपका, ये फ्रीज था, है ना, यानी कि बर्फ बना था। अब यहां से यहां तक का जो भी सफर हमने तय किया उसको हमने एक स्केल पर क्या किया, डिवाइड कर दिया, है ना। क्या किया हमने, यहां पे वाटर बॉयल कर रहा है जहां पे, और यहां पे आपका वाटर फ्रीज किया हुआ है, बर्फ का टुकड़ा है। तो जहां पे आपका वाटर फ्रीज किया है इसको हमने ले लिया 0, है ना। ये अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग पैरामीटर पे वेरी करता है कि आप कौन सा थर्मामीटर ले रहे हैं, बट इसको हमने क्या लिया, 0 लिया सेंटीग्रेड की अगर बात करें तो। और जहां पे वाटर बॉयल कर रहा है उसको हमने 100 कर लिया। फिर बाकी बाकी बीच के बचे खानों को हमने बराबर भागों में बांट दिया, और बांटना आपको सभी में बराबर भागों में ही है। जैसे ये आपका सेंटीग्रेड है, हो गया, ठीक है। सेंटीग्रेड आपका पहला पैमाना हो गया, जिसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है। और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके बीच के जो बचे हुए खाने हैं इसको हम लोग एक एक डिग्री सेंटीग्रेड के छोटे छोटे खानों में क्या करते हैं, विभक्त कर देते हैं, जिससे कि कभी हमको टेम्परेचर बीच का मेजर करना हो तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड की परिशुद्धता तक हम लोग, एक्यूरेसी तक क्या करें, तापमान को मेजर कर पाए। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक, है ना, कितनी एक्यूरेसी होती है इसकी, 1 डिग्री सेंटीग्रेड की। बीच के जो खानों की संख्या होती है बराबर बराबर भागों में बांटना है। तो 0 से 100 तक कितने खांचे बनेंगे आपके, है ना, टोटल स्लॉट्स कितने बनेंगे, टोटल स्लॉट बनेंगे आपके 100, है ना। ये तो हो गया आपका सेंटीग्रेड, यानी कि पहला पैमाना। हिंदी लिख देते हैं सेंटीग्रेड, है ना, या सेल्सियस भी इसी को बोलते हैं, ठीक है, सेल्सियस। नाम चेंज हुआ था बीच में, दोनों एक ही चीजें हैं। फिर आगे हम लोग बढ़े, फिर दूसरा आपका पैमाना क्या है, फारेनहाइट। फारेनहाइट, फारेनहाइट सभी का हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और उसमें खांचों की संख्या ही देखेंगे, यही आपके लिए जरूरी है। तो देखिए फारेनहाइट का क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट
फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक बिंदु है ना, जहां पे वो जमना शुरू होता है, जमनांक बिंदु कुछ भी आप कह सकते हैं, जहां पे वो बर्फ बन जाए, वो कितना होता है, तो वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्या हो गया आपका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। फिर बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। बीच में टोटल स्लॉट्स कितने बने आपके, टोटल स्लॉट्स कितने बने हैं आपके, तो वो बने हैं 180। आप देखेंगे तो 32 से 212 के बीच में 180 स्लॉट्स ही बन के आ रहे हैं। चलिए फिर इसको यहां से लाइन खींचते हैं। ये आप देख रहे हैं यहां से यहां तक के है ना, यहां से 32 से शुरू हुआ, ये 32 से लेकर के 212 तक ये खांचा आपका जा रहा है, वो क्या है आपका फ़ारेनहाइट का हो गया। फिर आपका क्या आता है, केल्विन आता है ना, केल्विन है ना, केल्विन थर्ड नंबर। केल्विन क्या होता है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट, मैं एफपी लिख रहा हूं, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ये होता है 273 केल्विन। ध्यान दीजिएगा कि केल्विन में कभी भी आपको डिग्री नहीं लगाना है, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। और टेम्परेचर का एसआई मात्रक भी क्या है, केल्विन है। उसके बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट यानी कि बीपी कितना होता है, 373 केल्विन। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये 273 से तो ये चलना स्टार्ट किया है ना, 273 केल्विन से इसने चलना स्टार्ट किया। केल्विन पैमाने में जो 0 डिग्री केल्विन होता है उसको हम लोग परम शून्य तापमान भी बोलते हैं, यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसमें टोटल स्लॉट्स कितने हुए, 100 हुए है ना। टोटल स्लॉट्स कितने हुए, 100 हुए। और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ, परम शून्य तापमान, वो क्या होता है 0 डिग्री केल्विन, ठीक है। परम शून्य तापमान यानी कि 0 डिग्री केल्विन, जो कि ये बताता है कि इससे नीचे तापमान जो है वो नहीं हो सकता है ना, परम शून्य तापमान है। अब देखिए ये अगर आप सेंटीग्रेड में जाएंगे तो सेंटीग्रेड में ये -273 हो जाएगा, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपसे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी आपको आगे पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, है ना। तो ये क्या हो गया आपका फ़ारेनहाइट हो गया, केल्विन हो गया। अभी आपका बचा है र्यूमर, एक र्यूमर स्केल भी होता है। र्यूमर, र्यूमर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 0, और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, वो होता है आपका 80। तो टोटल स्लॉट्स इसमें कितने बनते हैं, टोटल स्लॉट्स इसमें बन रहे हैं आपके 80, है ना। टोटल 80 खांचे, 80 खाने जो है इसमें आपके बने होते हैं र्यूमर स्केल में, जो कि 0 से लेकर के 80 तक चलता है। आशा करता हूं कि चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। अब कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, तापमान का आपस में परिवर्तन भी आपको आना चाहिए, कि अगर आपको केल्विन में दिया है तो आप उसको सेंटीग्रेड में बदल लें, फ़ारेनहाइट में दिया है दोस्तों तो उसको आप र्यूमर में बदल लें, यानी कि किसी भी स्केल में दिया है तो उसको आप आसानी से एक दूसरे में कन्वर्ट कर पाएँ, इसके लिए फॉर्मूला बनाया गया। और ये फॉर्मूला कहीं और से नहीं आया है, ये फॉर्मूला जो हमने 3 चीज़ें देखी हैं, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और जो बीच में स्लॉट्स कटे हुए हैं, उन्हीं से डिराइव किया गया है, पर डिटेल में वहाँ हम लोग नहीं जाएंगे, है ना। तो ये फॉर्मूला C/100 इज इक्वल टू F-32 ऐसे लिखा है तो समझ में नहीं आएगा आपको, बटे में 180 बराबर में R/80। क्या समझ में आया आपको, यहाँ पे देखिए जो आपका पैमाना है वो माइनस में आपका फ्रीजिंग पॉइंट है ना, माइनस में आपका क्या है फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे 0 है तो कोई मतलब नहीं C-0 लिखने का। और बीच बटे में क्या है, जितना स्लॉट्स खांचे हों, मतलब जितने बीच में खांचों की संख्या हमने लिखा ना, कि फ़ारेनहाइट में हमने देखा कि 180 खांचे हैं, होता 32 से 112 है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया फ्रीजी, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट हमको लिखना है यहाँ पे F-32 और बटे में कितने स्लॉट्स बने हैं उसके बीच में,
उसको बट्टे में रख लिखना है। R-0, R0 से शुरू होता है तो R-0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। बट्टे में 80 टोटल खांचे होते हैं, टोटल स्लॉट्स बने होते हैं, इसलिए ये 80 हो गया। तो यहां से आप किसी एक दूसरे को कन्वर्ट आपस में कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये हो गया आपका। अब इसी टेम्परेचर में एक छोटा सा ड्राई बल्ब टेम्परेचर, यानी कि शुष्क बल्ब तापमान, ये आपके काम का चीज है, पहला नंबर। दूसरा नंबर वेट बल्ब टेम्परेचर, यानी कि गीला बल्ब तापमान। अब ये क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आपके सब्जेक्ट का बात है ना, सब्जेक्ट की बात है ये। अब फिजिक्स नहीं है, अब आप अपने ट्रेड में एंटर कर रहे हैं। अब यहां से जो भी चीजें आप पढ़ेंगे वो आप अपने ट्रेड की पढ़ेंगे, है ना। तो समझिएगा, नॉर्मल तापमान हमने देखा कि नॉर्मल तापमान आपके शरीर का तापमान हो गया, बाहर वायुमंडल का तापमान हो गया। आप लोग किससे मेजर करते हैं, थर्मामीटर से। देखिए, अगर इस समय जो हवा है यहाँ पे हम कोई थर्मामीटर लाएं, है ना, तो थर्मामीटर का ये थर्मामीटर मेजर करता है ना, ये ऐसे और ये ऐसे होता है, आपने देखा होगा। तो ये क्या कहलाता है, ये बल्ब कहलाता है, ऊपर का हिस्सा ये क्या कहलाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं बल्ब। और यही आप लोग अपने मुंह में या बगल में लगा करके टेम्परेचर मेजर करते हैं। और यहाँ पे क्या बनी होती है, रीडिंग बनी होती है। यहाँ पे क्या है, 0 से लेकर के 100 तक रीडिंग बनी हुई है। अगर इस टाइम पे जहां पे हम हैं कोई थर्मामीटर लाया जाए और थर्मामीटर ऐसे रख दिया जाए नॉर्मल, है ना, और जो आसपास हमारे वातावरण का तापमान है, समझिएगा, वातावरण तापमान यानी कि हमारे बाहर सराउंडिंग में जो हवा बह रही है उसका तापमान जो है वो, अगर जो भी तापमान हम लोग रीड कर रहे हैं, मान के चलिए कि हम लोग 27 डिग्री सेंटीग्रेड रीड कर रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर कहलाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका बल्ब है ये सूखा हुआ है, इसमें किसी प्रकार को हमने भिगोया नहीं है। वहीं पे शुष्क बल्ब टेम्परेचर में क्या होता, गीला बल्ब टेम्परेचर में क्या होता है कि जो आपका ये बल्ब होता है, जो आपका ये बल्ब होता है ना, इस बल्ब पे हम लोग एक कॉटन का टुकड़ा लगा देते हैं गीला करके। जैसे यहीं पे थर्मामीटर हमने रखा और आसपास हमने क्या किया, उसके बल्ब के गीला करके कॉटन का टुकड़ा लगा दिया। अब जैसे ही हवा आएगी थर्मामीटर के पास, बल्ब के पास जो मेजर करता है तापमान को, उसके पास आएगी, तो पहले उस कॉटन से क्या करेगी, हीट जो है वो वाटर पार्टिकल को लेकर के वो हवा जो है थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, है ना, थोड़ी सी वो हवा क्या हो जाएगी, कूलर हो जाएगी एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक एयर के, है ना। तो उस सिस्टम पे क्या होगा कि यहाँ पे मान के लिए हमारा 27 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, और जो हमने इसमें गीला कपड़ा बांध दिया है, तो हो सकता है कि इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड आए। कितना आए, 20 डिग्री सेंटीग्रेड आए। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने नॉर्मल आपने फैन लगाया है ना, आपने फैन लगाया है तो आपको गर्म हवा लग रही है। जब आपने कूलर लगाया तो कूलर में सेम वही चीज हो रहा है। आपने कूलर के चारों तरफ क्या किया है, कुछ भिगोने के लिए घास या कोई कागज वगैरह लगा होता है, वहां से जैसे ही उसमें हम लोग पानी प्रवाहित करते हैं, पानी चारों तरफ बहता है, जब हवा उसके अंदर जाती है तो हवा पहले बाहर तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, गर्म है। अब उसको वेट बल्ब टेम्परेचर बनाना है, तो वो हवा जैसे ही अंदर आएगी उस पानी के संपर्क में आएगी और अंदर आएगी जब वो, तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाएगा, और जब आपको उसकी हवा लगेगी तो बढ़िया ठंडी हवा लगेगी। तो कहने का सीधा सा मतलब यह है कि वेट बल्ब टेम्परेचर जो होता है उसका तापमान कम होता है। अब बराबर भी होता है ना, ड्राई बल्ब टेम्परेचर वेट बल्ब टेम्परेचर बराबर भी होता है, उसकी कंडीशन अलग है, वो हम लोग ग्राफ पे देखेंगे। लेकिन व्यवहारिक तौर पर ड्राई बल्ब टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि थर्मामीटर का बल्ब, है ना, थर्मामीटर का बल्ब सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में जो तापमान बताता है उसे क्या कहते हैं,
ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? ये क्या कहलाती है? आपकी ड्राई बल्ब टेम्परेचर कहलाती है। वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है? जब थर्मामीटर के बल्ब में गीला कपड़ा या कॉटन लगाकर तापमान रीड करता है तो उसे वेट बल्ब यानी कि गीला बल्ब तापमान कहते हैं। क्लियर हुई बात? इसी के नाम से है, उसका बल्ब हमने गीला कर दिया तो गीला बल्ब टेम्परेचर हो गया, है ना। अब इसका तापमान जनरली क्या होगा? ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम रहेगा। ये भी आप एक नोट पॉइंट रखिएगा, है ना। इसका टेम्परेचर क्या रहेगा? हाई रहेगा। ये 27-20 ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है, ये हमने उदाहरण के लिए आपको समझाया है। 27-20 आप मत लिखना, आप ये लिखना कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर का तापमान जो होता है वो अधिक होता है एज कंपेयर टू आपके वेट बल्ब टेम्परेचर के। क्लियर हो गई इतनी बात? अब आगे की जो क्लास होने वाली है, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? ऊष्मा गतिकी देखेंगे, थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे। उस थर्मोडायनेमिक्स हम लोग ऊष्मा गतिकी के पहले, दूसरे और तीसरे नियम की व्याख्या करेंगे। फिर उसके बाद जो आपके दूसरे नियम है ऊष्मा गतिकी के, उस दूसरे नियम में क्लासियस सर ने जो स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट के तहत आपकी पूरी एक ट्रेड निकल के आ रही है, उसको हम लोग समझेंगे, है ना। तो क्लासियस सर ने आरएसी की पूरी एक जो है वो बेसिक प्रिंसिपल उन्होंने ही बताया, तब आगे हम लोग जो है सोच पाए कि आगे जो है रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनिंग का विकास किया जाना संभव है। तो मैं आशा करता हूं ये क्लास बेनिफिशियल रही होगी आपके लिए। बाकी कुछ डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पे अपने विचार प्रकट करिए, ठीक है। कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप नंबर है, ये व्हाट्सएप है ना। कोशिश करिएगा व्हाट्सएप ही करें, फ़ोन ना करें। व्हाट्सएप है, इसको सेव कर लीजिएगा हमारे नाम से, अभिषेक सर, अभिषेक भैया, अभिषेक सिंह, जो भी आप लिखें। और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी कमेंट खुला है, कुछ भी विचार हो तो ज़रूर बताएं। धन्यवाद।